क्यों बच्चों चाहिए ना मॉडल पेपर का सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स का। तो सॉल्यूशन ला चुका हूं डिटेल में। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से ना टिक करते चलिएगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग कहिएगा तो मेरे बच्चों आज ही या कल सुबह तक सब्जेक्टिव 2 मार्क 5 मार्क का भी सॉल्यूशन डालेंगे। और हाँ, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। और एक बात और मैं कहूंगा आपसे कि जानते हैं ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि इसमें मेरा जो भी क्वेश्चन रटने वाला है उसको तो टिक लगाते गया हूं, लेकिन जो समझने वाला है न्यूमेरिकल टाइप का उसको हल्का हल्का बताते हुए गया हूं। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिल जाएगा, तो अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। और 100% सही मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाया हूं तो आपको अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। बस एक शिकायत होगी, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, यहां देखे अलग जगह देखे, फिर अलग जगह देखे, अलग जगह देखे। वो सही है, देखिए आपको नो इश्यू, लेकिन अदर सब्जेक्ट भी तो पढ़ना जरूरी है ना। आपके पास समय कहां है? क्योंकि देखो हम लोग आपकी कैरियर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आप जानबूझ के अपने कैरियर को खराब करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। एक एक क्वेश्चन को देखिए, स्टेटस में लगाइएगा जरूर, व्हाट्सएप स्टेटस में। और मेरे बच्चों आप बताइएगा कि क्या सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के आपको सॉल्यूशन करवा देता हूं एमसीक्यू का पूरे का। यस मेरे स्टूडेंट, 2023 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को क्वेश्चन मेरे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में आने वाला, जिसमें कोई 35 भी सॉल्व करना है। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अपने सामने मॉडल पेपर निकाल लीजिए और हो सके तो टिक करते चलिएगा, या जहां भी कॉपी वगैरह लिखे होंगे वहां टिक करते जरूर चलिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है विशिष्ट आवेश ना, कि अगर हम 1 केजी इलेक्ट्रॉन लेंगे, कितना 1 केजी, तो 1 केजी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश रहेगा उसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। तो उसका आंसर मेरे बच्चों सी हो जाएगा। ओके, 1 केजी इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज। जैसे आप लोगों को पता है ना कि 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 केजी होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम। इतना केजी में इतना कूलॉम, तो 1 केजी में निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे नहीं, और इसको सॉल्व करिएगा तो लगभग में वो आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर मेरे बच्चों सी होगा। तो याद रखिएगा, इसका यूनिट हो जाता है कूलॉम पर केजी, 1 केजी में जो चार्ज है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा मेरे बच्चों विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया जाने वाला काम। तो काम का सबको फॉर्मूला हो पता है कि पीई cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। तो cos θ1 0 डिग्री का मेरे बच्चों, तो cos 0 1, तो PEU 1 माइनस cos θ इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का मेरे बच्चों सही आंसर बी। जस्ट जहां जहां एम है वहां पी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पी कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन करा किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता, माध्यम का परावैद्युतता डिवाइडेड बाई मेरे बच्चों वायु का परावैद्युतता होता है, आप लोग को पता होगा। 3 का सही आंसर सी हो जाएगा मेरे बच्चों। 4 का सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो 4 का सही आंसर करा संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर यानी वोल्टेज सबके लिए सेम होता है। श्रेणी क्रम में सब पे चार्ज सेम होता है और समांतर क्रम में सब पर वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, करा कि एक तार का प्रतिरोध R है, खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। देखिए इसका कई सारे शिक्षक आंसर बता रहे हैं 4R, उनको मैं कहूंगा प्लीज थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। गलतियां हो सकती हैं कि किन्हीं से भी हो, मुझसे भी हो सकता है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका नॉलेज अधूरा है, बट अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, इसका सही आंसर मेरे बच्चों डी होगा 16R, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यास अधूरा हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास कोई तार है, ठीक, यस, इसकी त्रिज्या मेरे बच्चों कितनी है, R, त्रिज्या R है और क्षेत्रफल A है और लंबाई L है। तो अगर प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना होगा, रो इंटू एल बाई ए। यस सर, लेकिन कह रहा है कि खींच के हम इस तरह से कर दिए कि जो त्रिज्या था या व्यास, जो भी बोलिए, व्यास आधा होगा तो त्रिज्या भी आधा हो जाएगा, डायमीटर हाफ होगा मेरे बच्चों, तो रेडियस भी हाफ होगा। तो रेडियस हमारा R/2 हो गया। तो अब ये क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितने का होगा, पाई R स्क्वायर। तो पाई R/2 का स्क्वायर यानी पाई R स्क्वायर बाई 4, और पाई R स्क्वायर पहले का एरिया है। अगर त्रिज्या पहले R ले लेंगे तो क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर, तो A/4 यानी क्षेत्रफल हमारा A/4 हो गया। समझिए त्रिज्या को या व्यास को, डायमीटर को आधा किया जाएगा तो एरिया 4 गुना कमेगा, और एरिया 4 गुना कमेगा तो लेंथ 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो अब अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रो लेंथ 4 गुना, एरिया हमारा A/4 है, सॉल्व करेंगे तो 4 चौ 16 रो एल बाई ए यानी 16 गुना हो जाएगा, 16 R के बराबर। ठीक है,
पहले अगर ये आर था तब हो जाएगा 16 और ये आर 16 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर मेरे बच्चों, कह रहा है कि वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। ऑब्वियस बात त्रिज्या के रेडियस के, क्योंकि वायु में कोई भी गोलीय चालक रखें तो उसका धारिता होती है कितना, C = 4πε0 सारा क्वेश्चन A to Z करवाया हुआ है मेरे बच्चों। आप जो मुझसे क्लास किए होंगे उसमें, यानी C समानुपाती होता है R का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एक्स अक्ष की ओर वैद्युत क्षेत्र है तो समविभावी तल YZ प्लेन में होगा, लंबवत होता है। अगर वैद्युत क्षेत्र x की ओर है तो YZ में होगा, y की ओर होता x, विद्युत क्षेत्र y की ओर होता तो XZ में होता, z की ओर होता मेरे बच्चों तो XY तल में होता, लेकिन x की ओर है तो YZ तल में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, करा विद्युतशीलता का मात्रक कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², कूलॉम्ब के नियम से इसका मात्रक छोड़ के बाकी सब का मात्रक रख लीजिए, निकल जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर मेरे बच्चों, करा मीटर सेतु का तार हम मैग्नीन का बना हुआ होता है। मीटर सेतु या फिर मेरे बच्चों पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, तो मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर का तार ना ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जिसका प्रतिरोध तापमान बढ़ने से कम बदले या ना बदले। समझ रहे? नहीं तो ऐसा पता चला कि हम यूज करने लगे और गर्म हो गया तो उसका रेजिस्टेंस ही बदल गया तार का, तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए मैग्नीन वगैरह मेरे बच्चों ऐसा पदार्थ होता है जिसका जो अल्फा होता है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो काफी कम होता है। ओके, इसलिए यूज करते हैं इसको, जिससे उसका प्रतिरोध काफी कम बदलता है। 10 नंबर मेरे बच्चों, चैप्टर 5 का क्वेश्चन, इसका आंसर डी, ये तो आप लोगों को पता होगा, डायरेक्ट क्लास में ही करवाया हूं। 11 नंबर, दो समांतर दर्पण रखे हुए हैं। ठीक है, समांतर दर्पण, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा अनंत। दो दर्पण अगर एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है, बीच में कोई खड़ा हो गया तो इसका प्रतिबिंब इसमें, फिर इसका प्रतिबिंब इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ऐसे करके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे मेरे बच्चों। ठीक है। 12 नंबर, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन एम है। अच्छा, तो अनुदैर्ध्य आवर्धन, अच्छा, लैटरल मैग्निफिकेशन एम है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा। ले कई सारा बच्चा घोलट जाएंगे, उनको यही नहीं पता होगा कि ये होता क्या। देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे, वस्तु को, और प्रतिबिंब ऐसे बना, तो यहां जो मैंने वस्तु रखा है ना और यहां जो प्रतिबिंब बना है ना, इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा मेरे बच्चों, उसको बोलते हैं पार्श्व आवर्धन या लैटरल मैग्निफिकेशन। लेकिन अगर किसी वस्तु को ऐसे रख दिया गया और इसका प्रतिबिंब जो ऐसे बनेगा, तो इस समय इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मेरे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो अगर ये एम है तो वो हमारा एम स्क्वायर होगा, यानी 12 का सही आंसर मेरे बच्चों बी हो जाएगा। 13 नंबर, 13 का मेरे बच्चों साइन आई बाई, सॉरी 13 का सही आंसर मेरे बच्चों साइन आई बाई साइन और लेमडा 1/λ2 होगा। आपको पता है, मैंने करवाया हुआ क्लास में कि आई एंगल पे लाइट आया, आर पे गया, इसमें वेवलेंथ λ1, इसमें λ2, इसमें स्पीड v1, इसमें स्पीड v2। तो मैं बढ़िया से करवा चुका हूं कि साइन आई बाई साइन आर अपवर्तनांक होता है ना, और ये λ1/λ2 या v1/v2 के बराबर होता है मेरे बच्चों, तो इसका आंसर भी होगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, करा किस कारण से वायु में बुलबुला चमकता है। ऑब्वियस सी बात, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है पानी के अंदर बुलबुला। दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं तो समतुल्य क्या होगा, उत्तल ही होगा। दोनों उत्तल है मेरे बच्चों, तो इसका भी F पॉजिटिव, इसका भी F पॉजिटिव, और जब निकालेंगे फाइनल 1/F इक्विवेलेंट = 1/F1 + F2, तो वो भी पॉजिटिव होगा। 15 का सही आंसर मेरे बच्चों भी होगा। 16 नंबर, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो जो आपका वायलेट कलर होता है, वायलेट, ठीक है, तो वायलेट का मेरे बच्चों सबसे ज्यादा होता है विचलन। वो आप देखोगे ना तो आपके वर्णपट में सबसे नीचे वायलेट मिलता है, सबसे ऊपर रेड, तो वायलेट का सबसे अधिक विचलन होता है। मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम विचलन सबसे ज्यादा। और त्रिज्या, हाँ इस क्वेश्चन में ना मेरे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि देखिए R स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R है, तो उसका मेरे बच्चों धारिता R/K होता है, समझे, और R हुआ R, K की वैल्यू 1/4πε0। सॉल्व करेंगे 4πε0 × R, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन ना रॉन्ग है, ठीक है ना, तो क्योंकि देखिए गोलीय कंडक्टर बोल रहा है,
गोलियां अगर संधारित्र में बोलता तो ये ऑप्शन नहीं होता, वो भी अलग होता। तो ये ऑप्शन ही रॉन्ग इसका है। चलिए 17 के बाद 18। देखिए हम लोग पढ़ाने वाले टीचर हैं बच्चों से, तो पढ़ाने वाले टीचर हैं तो फालतू के फांकी मार के तो पढ़ाते नहीं है, नॉलेज गेन करके पढ़ाते हैं, बच्चों को टॉपर बनाते हैं पढ़ा के, खुश करके तो करते नहीं है। तो हम लोग को पता होता है कि कहां पे क्या है। क्वेश्चन में करा किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर 2:1 क्यों? द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय रेखा पे वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 2 kp/r³, ठीक है। और निरक्षीय रेखा पर होता है kp/r³। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो kp/r³ से kp/r³ कट जाएगा, 2:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद 19 नंबर। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है ऊर्जा। जब एक जगह से दूसरे जगह आवेश जाता है तो जब तक आवेश जाता है तब तक वैद्युत धारा करंट बहती है और उसके कारण ऊर्जा का क्षय होता है। 20 नंबर। समान प्रतिरोध एन वाले को श्रेणी क्रम में जोड़े। अच्छा, समान प्रतिरोध को एन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम में होता है R+R+R, जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो श्रेणी क्रम में एन आर होगा। अच्छा, समांतर क्रम यानी पैरेलल में भी जोड़े हैं मेरे बच्चों, सीरीज में और पैरेलल में दोनों में जोड़े हैं। तो पैरेलल में होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r और 1/r, ऐसे करके एन तक जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा कितना, n/r। रिवर्स करेंगे तो r/n होगा। पूछ क्या रहा, दोनों का अनुपात। अच्छा, श्रेणी क्रम में जो तुल्य आया वो, समांतर क्रम में जो तुल्य आया वो, दोनों का अनुपात कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में nr, समांतर क्रम में r/n, r से r घोलट जाएगा, आंसर हो जाएगा n²। 20 का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर। जब एक द्विध्रुव बंद सतह में रखा हुआ होता है तो फ्लक्स क्या होगा? 0, क्योंकि द्विध्रुव में जितने का माइनस उतने का प्लस चार्ज होता है। तो गॉस के थ्योरम से अगर फ्लक्स निकाले तो बंद चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जितने का माइनस उतने का प्लस, तो बंद चार्ज हो गया 0, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करेंगे बच्चों तो 21 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। 22 नंबर। टैंजेंट गैल्वेनोमीटर में अधिकतम सुग्राही या टैंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही कब होता है? जब विक्षेप कितना हो? 45 डिग्री। 45 डिग्री π/4 मेरे बच्चों पता होगा। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक, देखिए चोक कुंडली जो आइडियल चोक कुंडली होता है उसमें हम इंडक्टर यूज करते हैं, आपको पता होगा, ठीक। तो इंडक्टर के लिए मेरे बच्चों फेज डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक। और शक्ति गुणांक की बात कर रही है यानी पावर फैक्टर का, तो बोलते हैं cos फाई को, यानी cos 90, तो पावर फैक्टर 23 का हमारा ए हो जाएगा। देख लीजिए ए मेरे बच्चों। चोक क्वाइल बोल दे इसीलिए चोक क्वाइल, आइडियल चोक क्वाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा तो प्रतिरोध होना ही है, बट हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जब कोई आवेश रुका रहता है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कोई आवेश एक समान वेग से चलता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर सी होगा। वहीं त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, ठीक। करा मेरे बच्चों की जो सुनहरा बैंड होता है, गोल्डन कलर, गोल्डन, उसकी टॉलरेंस क्या होती है, सहिष्णुता क्या होती है मेरे बच्चों? 25 का। 25 का सही आंसर ए। जो कार्बन प्रतिरोध होता है, कार्बन रेजिस्टेंस, उसमें अलग अलग रंग यूज करते हैं ना, जो चौथा रंग होता है अंतिम छोर पे चौथा रंग, वो मेरे बच्चों टॉलरेंस को दिखाता है। तो गोल्ड के लिए 5% होता है टॉलरेंस। फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है? फैराडे नियतांक कूलॉम्ब पर मोल। आप लोग को पता होगा कि एक मोल में जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं फैराडे नियतांक, ठीक है मेरे बच्चों, या फैराडे कांस्टेंट, ठीक है मेरे बच्चों। प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं कर रहा हूं, फैराडे कांस्टेंट, तो वो कूलॉम्ब पर मोल होता है। 27 शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा, तो शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होगा? शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा क्या? शक्ति रहित धारा किसमें होता है? प्रतिरोध में तो नहीं होता है, या तो धारिता यानी या फिर प्रेरक, यही दोनों में तो होता है शक्ति रहित। या तो मेरे बच्चों जिसमें हमारा धारिता हो, धारिता का मतलब जिसमें कैपेसिटर हो, कैपेसिटर हो, ठीक। या मेरे बच्चों सॉरी प्रेरक हो, प्रेरक ये नहीं होगा, प्रेरक, तो प्रेरक कहने का मतलब इंडक्टर हो, यानी इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा, ए और बी। यहां मिस्टेक है मेरे बच्चों, बी और सी कर लीजिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन में हम बी और सी कर लीजिएगा, मिस्टेक दिया हुआ है बी और सी। प्रतिरोध में तो नहीं होता है मेरे बच्चों बाटलेस करंट, लेकिन इंडक्टर या कैपेसिटर हो तो करंट हमारा बाटलेस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। विद्युत चुंबकीय तरंग में
विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग मेरे बच्चों जब विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र भी मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, आपको पता होगा। इसलिए दोनों के बीच जो कालांतर होता है वो 0 डिग्री होता है 28 का। 29 नंबर मेरे बच्चों देखिए, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस को सटा के रख दें तो समतुल्य की फोकस दूरी f/2, क्योंकि 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 भी f, 1/f2 भी f। सॉल्व करेंगे 2/f, रिवर्स करेंगे f इक्विवेलेंट की वैल्यू तो वो आ जाएगा f/2। 29 का C हो जाएगा। 30 नंबर, उत्तल लेंस का ऊपरी भाग काला से ढक दिए। सब पढ़ाया हुआ है, बाप रे बाप, सारा क्वेश्चन एक एक जो करवाए वही आया है। करा मेरे बच्चों आधा भाग काला रंग से ढक देंगे तो क्या होगा, तो जो वस्तु रखेंगे उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज, उसका साइज मेरे बच्चों सेम ही होगा। साइज में ना कोई असर नहीं पड़ेगा, बस उतना चमकीलापन इमेज नहीं बनेगा, यानी कि इमेज की जो तीव्रता होगी ना, अरे बढ़ेगी, दिया हुआ है जी, धक 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 धक। इसका आंसर सी होगा। ओ हो, हाँ घटेगी, इंटेंसिटी घटेगा, क्योंकि पहले जब पूरा लेंस था तब पूरा लेंस से मेरे बच्चों इमेज पार कर रहा था, रे किरण पूरा लेंस से, और जब लेंस आधा करिया कर दिए तो आधे से पार करेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद 31 नंबर, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 10th में भी पढ़े होंगे। मिनिमम डिस्टेंस जो होता है मेरे बच्चों डिस्टिंक्ट विजन के लिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। देखिए 32 का क्वेश्चन आधा है मेरे बच्चों, क्यों, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है मेटल से, धातु से, इसकी ऊर्जा या तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति या तो वेवलेंथ पर निर्भर करता है, या इस पदार्थ का जो कार्य फलन है वर्क फंक्शन उस पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में वेवलेंथ दिया तरंगदैर्घ्य, देख लीजिए तो ये तो सही होगा ही, और ऑप्शन सी में कार्य फलन भी दिया है, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ए को ज्यादा ठीक करिएगा, क्योंकि कार्य फलन तो धातु का बदलेगा नहीं ना, लेकिन अलग अलग धातु का रहेगा तो निर्भर करेगा, तो ए पर ज्यादा सही आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक। हीलियम में होता है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, तो अगर हीलियम से, जैसे हीलियम में होता है अंदर में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम में, तो ये तो पूरा हीलियम का परमाणु हो गया, एटम हो गया। लेकिन अगर इन दोनों को इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बचेगा हीलियम He2+, सिर्फ ये न्यूक्लियस बचेगा ये, और उसी न्यूक्लियस को बोलते हैं मेरे बच्चों अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। पीएन ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन, अच्छा कितने पीएन जंक्शन होते हैं मेरे बच्चों, कह रहा है कि पीएन जंक्शन कितने होते हैं 34, तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए आप अच्छे से पढ़िए, मैं काफी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, हो सकता है का क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए जल्दी जल्दी में, तो हो सकता है कभी कभी। ट्रांजिस्टर में मेरे बच्चों धारा गुणांक अल्फा और बीटा के बीच संबंधित तो हलवा क्वेश्चन है। 35 का मेरे बच्चों सही आंसर ये हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1, आपको पता होगा। 35 का सही आंसर ये हो जाएगा। 36 तप्त धारा मीटर में, देखिए तप्त धारा मीटर में जो विक्षेप होता है ना, डिफ्लेक्शन, ये करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चों, करंट के स्क्वायर का। लेकिन उल्टा दिया है ऑप्शन में, धारा करंट दिया है थीटा के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये तो बी तो खैर नहीं होगा, या फिर बोल लीजिए मिस्टेक है क्वेश्चन में 36 में, तो हम सी बोल देंगे। बट प्रतिरोध थोड़ी ना बदलेगा मीटर का, प्रतिरोध सो तो है, तो इसको तो बोलना सी को बेवकूफी होगी, बट कोई ऑप्शन नहीं है तो सी बोलूंगा। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है मॉडल पेपर में, तो उसमें मैंने 36 को भी रखा है। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक, इसका मेरे बच्चों सी होगा, क्योंकि इधर होता है आर, ऊपर होता है ओमेगा एल, अगर आप पढ़े होंगे तो, इधर होता है रूट अंडर मेरे बच्चों आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये फाई, तो कह रहा शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं, कॉस फाई को। कॉस फाई क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये आधार हो गया आर, और ये हो गया मेरे बच्चों ये वाला हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, ये देखिए सी हो जाएगा। डिटेल से पढ़ेंगे तो रटने उठने की जरूरत नहीं है, ऐसी सरकारी नौकरी लग जाएगा, अन्य डिटेल से पढ़ेंगे तो परेशानी होगा। कह रहा किसका भेदन क्षमता अधिक होती है, 38, किसका भेदन क्षमता अधिक होता है मेरे बच्चों, डी, गामा किरण, जो गामा रे होता है ना, उसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होता है, एक्सरे से भी ज्यादा, गामा से कम एक्स किरण का होता है, लेकिन गामा का सबसे ज्यादा होता है। 39, द्रव्यमान संख्या ए और नाभिक की त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है,
तो सबको पता है कि नाभिक का जो आयतन होता है वॉल्यूम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चों किसका, द्रव्यमान संख्या का। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आर क्यू समानुपाती होता है ए का, समझे, यानी आर समानुपाती हो जाएगा ए के पावर 1/3। ये पावर इधर जाएगा तो आर समानुपाती हो जाएगा ए का पावर 1/3, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए, सूर्य की ऊर्जा का कारण है, सूर्य के ऊर्जा का 40 की बात करूं मेरे बच्चों, तो सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है? ऑब्वियसली बात, नाभिकीय संलयन। आप लोग को पता होगा बढ़िया से कि उसमें नाभिक छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलता है, ठीक। 1 किलोग्राम ऊर्जा किसके तुल्य होता है? 41 नंबर 41, सी इक्वल टू mc स्क्वायर, पढ़े होंगे ना। एम है 1 किलोग्राम, सी होता है लाइट का स्पीड, तो 3 × 10 टू दी पावर स्क्वायर, तो 3 × 3 9 और 8 का स्क्वायर 16, 9 × 10 का पावर 16, लगभग 10 का पावर 17 बोल सकते हैं। 9 को अगर 10 कर लेंगे तो 9 के जगह पर 10 रख लेंगे लगभग, तो 10 का पावर 17 जूल, ठीक है, लगभग यहां भी लिखा हुआ है। चलिए 42, स्वच्छ अभिनीत, अच्छा, रिवर्स बाइसिंग डायोड कौन कौन है? जेनर डायोड भी रिवर्स बाइसिंग होता है मेरे बच्चों, 42 पता होगा आप लोगों को। अब फोटो डायोड भी रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, एलईडी नहीं काम करता है। लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये नहीं होता है रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइस्ट में, बट जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों होता है। इसका आंसर डी होगा, ए और सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 42 के बाद 43, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कह रहा है। एंड का होता है A.B = Y, नैंड उसी का उल्टा होता है, ऊपर बार सिंबल लगा देंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और वही मेरे बच्चों नैंड न बोल के नॉर बोलता तो नॉर का होता है A + B = Y, तो इसी के ऊपर बार लगा देंगे तो नॉर बन जाएगा, नॉर, नॉट प्लस और नैंड नॉट प्लस एंड, ठीक है। करा मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर, देखिए 2-3 साल से मॉडल पेपर में आ रहा है मेरे बच्चों, तो 1 मिनट होता है, आप 60 सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों 1 मिनट वो एंगल वाला मिनट होता है। मानव नेत्र का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो 1 मिनट होता है, ठीक है। तो 44 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां 45, इसका आंसर डी हो जाएगा मेरे बच्चों। 46, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का, इसका आंसर सी हो जाएगा, हीरा का सबसे ज्यादा। अगर कोई मेरे बच्चों रूबिन भी होता है, रूबी डायमंड, उससे भी ज्यादा हीरा, पता नहीं रूबी रूबीना क्या होता है, मैं किसके चक्कर में पढ़ रहा हूं। 2 प्रकाश स्रोत संबंध कब होते हैं, कोहेरेंट कब होते हैं? जब दोनों के बीच कलांतर एक समान हो, यानी बदले नहीं, कांस्टेंट रहे, नियत, इसका आंसर ये हो जाएगा 47 का। 48, गर्म करने पे अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। जब अर्धचालक जो होता है ना, सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया, तो ये सब में गर्म करेंगे ना तो उसका प्रतिरोध कमेगा, उससे अच्छा से करंट पास करेगा, इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। 49, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, समय का, समय पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि वोल्टेज अगर निकालते हैं तो N × ΔΦ/ΔT होता है। करंट निकालते हैं मेरे बच्चों तो इसी में वोल्टेज में डिवाइड कर देते हैं प्रतिरोध से, I = V/R, तो N × ΔΦ/ΔT नीचे में R, और चार्ज निकालते हैं Q तो I × ΔT के बराबर होता है मेरे बच्चों। I है N/R ΔΦ/ΔT इंटू ΔT, ΔT से ΔT मर गया, देख लीजिए, समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, फेरा पर निर्भर कर रहा है, प्रतिरोध पे और फ्लक्स के बदलाव पे, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, जबकि ये सब समय पर निर्भर करता है, ये भी सब समय पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश जो है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। चलिए 50, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? ऊर्जा का, एनर्जी का। फैराडे का जो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो ऊर्जा का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान, यानी रुके हुए प्रोटॉन का द्रव्यमान, देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन का होता है, ये नहीं होगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी, इसका आंसर डी। इलेक्ट्रॉन का होता है सी है वो इलेक्ट्रॉन का होगा। 4 डायोप्टर का फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी = 1/पावर, पावर दिया है 4 डायोप्टर तो 0.25 मीटर दीजिएगा, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर में बदलना होगा तो इसको 100 से इंटू कर दीजिए, 100 से इंटू करिएगा तो 25 सेंटीमीटर, या तो 0.25 मीटर बोलिए या 25 सेंटीमीटर बोलिए, इसका आंसर ये हो जाएगा 52। 56, 53,
समान संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 1 प्लस डी बाई एफ। नॉर्मल एडजस्टमेंट, देखिए मेरे बच्चों आपसे कह रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट में माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब इमेज डी पर बने, आप सुने होंगे कि मेरे बच्चों एक होता है डी बाई एफ मैग्नीफाइंग पावर, ये एक होता है 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये तब होता है जब इमेज डी पे बने, और डी बाई एफ तब होता है जब इमेज इन्फिनिटी पे बने। तो इसको नहीं बोलते हैं समान संयोजन, समान संयोजन इसको बोलते हैं किसके लिए मेरे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा हूं। वहीं दूरदर्शी होता तो उल्टा हो जाता है, दूरदर्शी में अनंत वाला चीज हो जाता। तो ध्यान रखिएगा सूक्ष्मदर्शी है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के लिए 1 प्लस डी बाई एफ। 53 के बाद 54 करा, अवरोध के किनारे पर मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन मेरे बच्चों, डिफ्रैक्शन। अवरोध से जो मुड़ता है उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। 55 हीरा का क्रांति कोण लगभग 24 डिग्री होता है, हीरा का क्रांति कोण सबसे कम होता है, इसलिए वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे अधिक होता है और वो सबसे ज्यादा चमकता है। कांच के समांतर पट्टी का फोकस दूरी अनंत मेरे बच्चों, क्योंकि कांच का कोई भी समांतर पट्टी रखेंगे तो इस पर कोई भी किरण आएगा मेरे बच्चों तो ऐसे समांतर गुजर जाएगा, देख लीजिए, तो इसका अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के बाद 57, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन ये होता है a इंटू म्यू माइनस 1। आपको पता होगा कि ये फार्मूला को आगे जब बढ़ाते हैं, मोटे प्रिज्म के लिए फार्मूला ये होता है, ये डेरिवेशन भी पूछता है मेरे बच्चों, तो मोटे प्रिज्म के लिए होता है, और इसी फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं तो ये वाला हो जाता है C57। 58 रचनात्मक व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई, हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। करा फोटोन का ऊर्जा परास कहां से कहां तक होता है, 59। प्रकाश के एक फोटोन, अच्छा प्रकाश का जो फोटोन होता है मेरे बच्चों उसका जो ऊर्जा होता है या ऊर्जा का रेंज होता है वो कहां से कहां होगा, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, क्योंकि प्रकाश मतलब कहां से कहां, रेड से लेके वायलेट तक। तो रेड का वेवलेंथ लेमडा पता होगा, वायलेट का वेवलेंथ पता होगा, उससे एनर्जी निकाल लीजिएगा इस फार्मूला से 12375 बाई लेमडा एंगस्ट्रम में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए 59 के बाद 60, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को बताता है। ऑब्वियस सी बात, विद्युत चुंबकीय प्रकाश या प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो भी बोलिए, विद्युत चुंबकीय बोलते हैं, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से पता चलता है कि जब लाइट किसी चीज से टकराता है तो लाइट फोटोन यानी कण जैसा, पार्टिकल जैसा मेरे बच्चों बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। 61 निम्नलिखित में कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में रहने पर अचर वेग से चलेगा। ऑब्वियस सी बात फोटोन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज होता है तो ये तो मुड़ जाएगा, प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है मुड़ जाएगा, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो ना विद्युतीय क्षेत्र बल लगा पाएगा ना चुंबकीय क्षेत्र, वो सीधा गुजर जाएगा। 61 का सही आंसर सी हो जाएगा। 62 नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। सुने होंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या रदरफोर्ड का मेरे बच्चों अल्फा स्कैटरिंग वाला प्रयोग सुने होंगे, तो सी हो जाएगा 62 का। 63 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि सेम है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के लिए, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलता तब तो चार्ज सेम होता, मास तो तीनों का सेम में से किसी का सेम नहीं होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है लेकिन मास भी सेम नहीं होता, द्रव्यमान भी नहीं होगा, चार्ज भी नहीं होगा तीनों के लिए। संवेग निर्भर करता है, ऊर्जा वगैरह मेरे बच्चों कितने स्पीड से, सब निर्भर करता है ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन अधूरा है मेरे बच्चों, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोले तो आवेश बोलेंगे, न्यूट्रॉन भी बोल दिया है तो ये क्वेश्चन अधूरा है मेरे ख्याल से, बस चेक कर लीजिएगा। 64 एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 50 sin 100 पाई टी है, तो आवृत्ति, अरे आवृत्ति पूछ रहा है, सब में पाई लगा दिया है, यहां आवृत्ति मत करिएगा, यहां कोणीय आवृत्ति लिख लीजिए, इंग्लिश में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर लीजिए, क्योंकि देखिए I का इक्वेशन होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो साइन और टी के बीच में ओमेगा होता है और साइन और टी के बीच में यहाँ 100 पाई है, तो जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो तो 100 पाई है, इसका सही आंसर भी होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर लीजिएगा मेरे बच्चों, कोणीय आवृत्ति, क्वेश्चन को बदल लीजिएगा, गलत दिया है क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी पूछता तो वो ओमेगा बाई 2 पाई होता, ओमेगा 100 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों 50 होता, 50 नहीं दिया, देखिए 50 पाई दिया है में, तो यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर लीजिएगा, उसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 के बाद 65 जर्मेनियम का बैंड
अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, बैंड गैप पूछ रहा है जर्मेनियम में मेरे बच्चों, जर्मेनियम में लगभग 0.7 होता है, एग्जैक्ट तो नहीं बट लगभग में बोल सकते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करा मेरे बच्चों क्वेश्चन में आप लोगों से कि 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंगधर्ज कितने का होगा, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू 12,375 बाई लेमडा। सुनवे किए हैं क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो वर्क फंक्शन दिया 2.8 इक्वल टू 12,375 बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट निकाल लीजिएगा, लगभग में आंसर आएगा क्योंकि एग्जैक्ट 12,375 नहीं होता है, बट 66 का सही आंसर सी आ जाएगा लगभग में। चेक कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़िएगा बोर्ड देने के बाद दोबारा सीखने का मन करे तो। कह रहा ट्रांसफार्मर के क्रोड को प्रतिदार किस लिए रखा जाता है, ताकि ऊर्जा को कम किया जाए, क्षय को, ऊर्जा में जो हानि होता है। इसका आंसर है प्रतिदार रखने से इडी करंट के कारण जो लॉस होता है ना, भंवर धारा के कारण, वो कम जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या, ऑब्वियसली बात मेरे बच्चों, लेजर के लिए मेरे बच्चों, लेजर क्रिया के लिए संख्या परिवर्तन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसका आंसर डी हो जाएगा मेरे बच्चों, 68 का डी। 69, किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का मान होगा, अच्छा अल्फा, निगेटिव, कहां निगेटिव, हाँ बी में, बी ऋणात्मक। अर्धचालक में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध कमता है, तो इसीलिए जो उसका अल्फा होता है तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। रेडियो तत्व का अर्ध आयु 1600 वर्ष है, ठीक, उसकी माध्य आयु क्या होगी, अच्छा एवरेज लाइफ पूछ रहा है मेरे बच्चों, एवरेज एज कितना होगा रेडियो सब्सटेंस का। अर्ध आयु दिया है, देखिए अर्ध आयु आप लोगों को पता है वो होता है 0.693 बाई लेमडा, और माध्य आयु टी एवरेज वो होता है मेरे बच्चों 1 बाई लेमडा। देख लीजिए, तो इन दोनों के बीच अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 बाई लेमडा का मान यहां पुट कर दीजिए, तो फॉर्मूला हो जाता है कि जो अर्ध आयु होता है वो 0.693 इंटू एवरेज लाइफ, एवरेज। तो अर्ध आयु दे दिया 1600 इक्वल टू 0.693 इंटू टी एवरेज, तो एवरेज पूछ रहा है, इसको इधर भाग में भेज दीजिए। 1600 डिवाइडेड बाय 0.693 अगर करते हैं तो एक सेकेंड सॉल्व करने के बाद आ जाएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा, हालांकि ऐसे मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए यस मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर बताइएगा, इसे स्टेटस में प्लीज जरूर लगाइएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियो के लिंक को। आप लोग के लिए प्यार सपोर्ट से मेरे बच्चों मैं मेहनत कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से मेरे बच्चों, मॉडल पेपर के क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं 2 नंबर वाले का वो बताइएगा, फिर समय मिलेगा तो 5 नंबर वाला भी बताऊंगा, लेकिन पहले 2 नंबर का चाहिए या नहीं ये बताइएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में। थैंक यू मेरे बच्चों, आपके एस मनी सर आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। थैंक यू।